हाँ तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है व्हीट स्टोन सेतु। कौन सा टॉपिक बेटा? व्हीट स्टोन सेतु। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु का जो राजस्थान बोर्ड का वार्षिक एग्जाम होता है उसमें 4 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का सवाल आता है? 4 नंबर का। और क्वेश्चन सामान्यतः यह पूछा जाता है व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है ये टूटा हुआ आता है, एक या आधे आधे नंबर के हिसाब से। तो उसमें 3 बातें पूछता है सामान्यतः, एक बनावट, एक क्रियाविधि और एक उसका चित्र। ये 3 तो पूछेगा ही पूछेगा। तो हम सबसे पहले जब व्हीट स्टोन सेतु के स्टार्ट करें तो क्या होता है ये भी देख लें। व्हीट स्टोन सेतु की जो खोज है बेटा, वो व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहा, एक ऐसा परिपथ बनाने की प्रयास किया जिसके द्वारा किसी भी विद्युतीय परिपथ में या किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसी विद्युतीय परिपथ में लगे हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है या किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो जब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ऐसा उपकरण बताया। कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था बेटा? व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने। इस उपकरण को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्हीट स्टोन सेतु। यह 4 प्रतिरोधों युक्त एक चतुर्भुजाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? एक चतुर्भुजाकार आकृति। तो व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग भी। ऐसा चतुर्भुजाकार उपकरण या 4 प्रतिरोधों से युक्त, ऐसा लिख सकते हैं, 4 प्रतिरोधों से निर्मित वह चतुर्भुजाकार उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। 4 प्रतिरोधों से निर्मित एक चतुर्भुजाकार उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? व्हीट स्टोन सेतु। इसकी खोज व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने की थी या व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने की थी। ये तो आती है व्हीट स्टोन सेतु की डेफिनेशन। अब आती है इसकी बेटा बनावट। बनावट में किस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु की बनावट होती है, किस प्रकार से इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं और किस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। तो मैं कह के चल रहा था अभी 4 प्रतिरोधों युक्त चतुर्भुजाकार आकृति है। तो एक प्रतिरोध मान लेते हैं यहां लगा हुआ है, एक प्रतिरोध मान लेते हैं यहां लगा हुआ है, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ। तो ये जो प्रतिरोध 4 जोड़े, इनके नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। एक पी क्यू प्रतिरोध है, एक क्यू है, एक आर है और एक कौन सा ले लिया? एस है। 4 प्रतिरोध से निर्मित क्या बना लिया? एक चतुर्भुज बना लिया, पी क्यू आर एस। इन 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोधों का मान तो ज्ञात होता है। 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोधों का मान तो ज्ञात होता है और एक प्रतिरोध कैसा होता है? अज्ञात होता है। तो 4 प्रतिरोध हो गए। अब चूंकि प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध का मान कब प्राप्त होता है बेटा? जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो हम यहां क्या करते हैं? परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने के लिए परिपथ को या इस चतुर्भुजाकार आकृति को बैटरी और कुंजी से संयोजित कर देते हैं। यहां बैटरी लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया हमने? कुंजी। तो बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया कि बेटा ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है और बैटरी बी वोल्ट की मान लेते हैं। यह कुंजी हो गई के। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही कुंजी के को ऑन किया जाता है, यहां पर क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। अब यह धारा इस जगह पर जाके, मैं नाम भी दे देता हूं चतुर्भुज का, ए बी सी और डी। बिंदु ए पर जाकर के इधर से आ रही है, कितने भागों में टूट जाएगी? 2 भागों में। किरचॉफ के नियम के अनुसार या किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार धारा कितने भागों में टूट जाती है? 2 भागों में टूट जाएगी। एक धारा ऊपर जा रही है, इस धारा को कह देते हैं कौन सी है? I1। ऊपर वाली शाखा में कौन सी धारा जा रही है बेटा? I1।
और नीचे वाली शाखा में जो धारा जा रही है इस धारा को क्या कह देते हैं, I2। ठीक बेटा, अब बीच में हमें इन A, B और D, बीच में B और D बिंदुओं को शून्य विक्षेप पर स्थित करना पड़ेगा। इसके लिए यहां एक धारा मापी और कुंजी K1 संयोजित कर देते हैं। कुंजी K1 को क्या कर देते हैं, संयोजित। तो यह हो गई इसकी बनावट। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की डेफिनेशन क्या होती है, 4 प्रतिरोधों से निर्मित। ये I2 धारा आ रही है, यहां पर I1 धारा आ रही है, और यहां पर धारा कितनी हो जाएगी, वापस से I। ठीक बेटा, डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होती है, 4 प्रतिरोधों से निर्मित एक चतुर्भुजाकार आकृति या चतुर्भुजाकार उपकरण। 4 प्रतिरोधों से निर्मित एक चतुर्भुजाकार आकृति या चतुर्भुजाकार उपकरण जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है बेटा, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, अब इसकी बनावट के बारे में लिखें तो बनावट में वही लिखना है जो चित्र में बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु में या व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ले लिया, या चतुर्भुज ABCD डायरेक्ट लिख दो, व्हीटस्टोन सेतु मत लिखो, सीधा लिख दो बनावट, और बनावट में लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज की 4 भुजाओं से 4 प्रतिरोध क्रम से P, Q, R और S को संयोजित किया जाता है। ठीक है बेटा, चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं से प्रतिरोध P, Q, R, S को संयोजित किया जाता है। P, Q, R, S को संयोजित कर दिया। ठीक है बेटा, चतुर्भुज के A और C सिरे के मध्य में, A सिरा ये रहा और C सिरा ये रहा, इनके मध्य में क्या जोड़ दी जाती है बेटा, बैटरी और कुंजी K को संयोजित करते हैं। चतुर्भुज कौन कौन से, ABCD की 4 भुजाओं से तो 4 प्रतिरोध जोड़ लिए, A और C सिरे से किसको जोड़ रखा है, देखो यहां तो बैटरी लगी हुई है, यहां पे कुंजी लगी हुई है, और किससे जुड़ा हुआ है, A सिरे से और C सिरे से। तो चतुर्भुज के A और C सिरों के मध्य में बैटरी और कुंजी को संयोजित करते हैं। अब कौन कौन से सिरे रह गए, B और D। B और D के मध्य में क्या जुड़े बेटा, धारा मापी गैल्वेनोमीटर होता है, इसको G से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, धारा मापी। धारा मापी और कुंजी K1 संयोजित किए जाते हैं। बेटा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसे चित्र में बना हुआ है उसी के अनुसार हमने बनावट को लिख दिया है। अब क्या हुआ, अब स्टार्ट करते इसकी क्रियाविधि। बनावट समझ में आ गई होगी आपके। बनावट में कैसे लिखना है, जो चित्र में बना हुआ है वही बनावट में लिखना है। जो चित्र में बना हुआ है वो सब बनावट में लिखना है, और चित्र में क्या बना हुआ आपके सामने है। ठीक बेटा, उसी को लिखना है, कहां पर कौन सा पॉइंट मैंने जोड़ रखा है। अब आती है क्रियाविधि। क्या आती है बेटा, क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या करेंगे, क्रियाविधि सर्वप्रथम कुंजी K को क्या करते हैं, ऑन। भाई परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित कहां से होती है, बैटरी से, और बैटरी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कुंजी K को क्या करना पड़ेगा, ऑन। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। भाई यहां से बैटरी से क्या धारा प्रवाहित होगी, और यह धारा A बिंदु पर जाकर के कितने भागों में टूट जाती है, 2 भागों में। तो सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जो चतुर्भुज ABCD के बिंदु A पर जाकर 2 भागों में टूट जाती है। कितने भागों में टूट जाती है बेटा, 2 भागों में। AB शाखा में, ये जो AB शाखा है, इस शाखा में धारा कितनी जा रही है, I1, और AD शाखा में जो धारा जा रही है वो कौन सी जा रही है, I2। AB शाखा में प्रवाहित धारा का मान I1 और AD शाखा में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I2। ठीक बेटा, AB शाखा में I1 और AD शाखा में I2 धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण धारा मापी में क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, विक्षेप। जैसे कुंजी K1 को ऑन करेंगे धारा मापी विक्षेपित होगी। धारा मापी करती क्या है, देखो बेटा, धारा मापी एक ऐसा उपकरण होती है, इस प्रकार से बनावट इसके मान के चलें, इस प्रकार से होती है। यहां इसके टर्मिनल्स लगे होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। हमने इस प्रकार से इन टर्मिनल्स को जोड़ रखा है इलेक्ट्रिक वायर से या तारों से। धारा मापी में विक्षेप होते हैं इस प्रकार से,
यहां 3 2 1 0 1 2 3। धारा मापी की जो सुई होती है वो एप्रोक्स जब किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती तो कहां होती है? 0। यानी कि धारा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं हो रहा है। जब हम यहां धारा प्रवाहित करते हैं तो सीधी सी बात है, धारा इधर से इधर बहेगी या फिर इधर से इधर बहेगी। वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा बनेगा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा बनेगा। भाई धारा या तो इधर से इधर जाएगी या धारा इधर से इधर आएगी। अब सपोज दैट धारा इधर से इधर आ रही है, माइनस से प्लस पर आ रही है, तो ये जो सुई है धारा मापी की इधर आ जाती है, विक्षेप इधर आ गया। इसका मतलब धारा इधर से लेके इधर आ रही है, माइनस टर्मिनल से लेके प्लस वाले पर आ रही है। अब सपोज दैट इधर मान कम है और इधर ज्यादा है, धारा उल्टी इधर इस दिशा में होती है, यहां से लेके इधर, तो यह सुई ऐसे आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो धारा मापी को क्या करना है कि इसकी सुई ऐसे आ जाती है, तो हमें इस धारा मापी की सुई को कहां लाना है? बीच में। कहां पर लाना है? बीच में, जिससे कि जो धारा मापी वाला सिरा या धारा मापी वाली शाखा है इसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो। ठीक बेटा, तो क्या हो गया, कैसे लिखना है? दोबारा से बोल रहा हूं। सर्वप्रथम कुंजी के को क्या करेंगे? ऑन, तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। कुंजी के को ऑन करते परिपथ में क्या प्रवाहित प्रारंभ हो जाएगी? धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, जो बिंदु ए पर 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में। ए बी शाखा में धारा कौन सी जा रही है? I1, और एडी शाखा में धारा कौन सी जाती है? I2। ठीक है। अब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो धारा मापी में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप। धारा मापी में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसे शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित करने पर, पॉइंट क्या बोल रहा हूं? शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित करने पर हम इस विक्षेप जो यहां उत्पन्न हो रहा है उसको कितने पर व्यवस्थित कर देंगे? 0 पर। यानी कि 0 पर व्यवस्थित कर दे। जैसे अभी आपको बताया ये धारा मापी होता है, अगर ऐसे जो धारा मापी की सुई ऐसे हो जाती है तो इसका मतलब धारा ऐसे यहां पे ये टर्मिनल मान के चल रहा हूं, ऐसे प्रवाहित होती है और ऐसे निकलती है पहली पोजीशन में। दूसरी पोजीशन यहां लेके चल रहा हूं, धारा मापी की सुई ऐसे हो जाती है और ये टर्मिनल जुड़े हुए तो धारा ऐसे चल के ऐसे जाएगी। और यदि धारा मापी में विक्षेप बिल्कुल शून्य पर हो गया, बीचों बीच हो गया, तो धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा मापी को कहां पर व्यवस्थित कर देते बेटा? शून्य विक्षेप की स्थिति में। कौन सी स्थिति में व्यवस्थित कर देते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति में। शून्य विक्षेप की स्थिति का मीनिंग ये हो गया बेटा कि बीडी शाखा में, जो बीडी शाखा है इसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और यह कब संभव है? जब बी सिरे का विभव और डी सिरे का विभव एक दूसरे के कैसा रहे? समान। यह कब संभव है? जब बी सिरे का विभव किसके समान रहे? डी सिरे के विभव के समान रहे। तो पूरी मीनिंग समझ में आ गई होगी अब तो, कि कुंजी के को ऑन किया, परिपथ में धारा प्रवाहित की गई जो ए बिंदु पर 2 भागों में टूट गई, ए बी शाखा में I1, एडी शाखा में I2। ठीक है। अब कुंजी K1 को ऑन करते तो धारा मापी में क्या आ जाता है? विक्षेप। धारा मापी को शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर दिया जाए। धारा मापी को क्या कर दिया जाए बेटा? शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो बीडी शाखा में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात बी सिरे का विभव और डी सिरे का विभव, या लिख सकते हैं बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव एक समान प्राप्त होता है। बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव कैसे प्राप्त होगा बेटा? एक समान। ठीक है। तो यह मीनिंग क्या हो गया? बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बिंदु डी का विभव। बिंदु बी का विभव किसके बराबर हो गया? डी के विभव के। अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखो दूसरा, यहां पे कौन सा बिंदु है? बी। यहां पे कौन सा बिंदु? इस प्रकार से चतुर्भुज है। यहां पे कौन सा बिंदु है? डी। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, बीच में ये शाखा जुड़ी हुई है अपनी इस प्रकार से। अब मैं कह के चल रहा हूं इन दोनों का विभव, यहां वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का विभव कैसा है? समान है। अब यदि ये समान है तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर वाला विभव समान होगा और इधर वाला विभव भी समान होगा। नहीं है क्या भाई? इधर वाला जो विभव है ये समान होगा और इधर वाला विभव है ये भी समान होगा। ठीक है। तो
यो कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं कि ए से लेके बी तक का विभव, जो ए से लेके बी तक का विभव है, ये तो किसके बराबर होना चाहिए, ए से लेके डी तक के विभव के। इस वाली ब्रांच का विभव और इस वाली ब्रांच का विभव ये समान होना चाहिए। तो बिंदु बी का विभव बिंदु डी के विभव के बराबर है। तो दो स्थितियां बनती हैं, पहले तो ए से लेके बी तक और ए से लेके डी तक की। तो पहले यहां कर देते हैं प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या हो गया बेटा, बी ए से लेकर के कहां तक, बी बी तक। बी ए से लेके बी बी तक का विभव बराबर होना चाहिए किससे, बी ए से लेकर के बी सी तक के विभव के। बी ए से लेके बी बी तक का विभव किसके बराबर होना चाहिए, बी ए से लेके बी सी तक के विभव के, यानी कि इस वाले ब्रांच का विभव, यहां पर इस वाले का विभव और इस वाले प्रतिरोध का विभव एक समान होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पर विभव कितना आएगा, प्रतिरोध का मान कितना है, P। जो ए बी शाखा की बात कर रहा हूं, ए बी शाखा में प्रतिरोध का मान कितना है, P। और धारा कितनी बह रही है, I1। तो B बराबर क्या होता है बेटा, IR। तो I की जगह पर तो क्या हो जाएगा, I1, और R की जगह पर क्या हो जाएगा, P। तो B का मान जो A से लेके B तक विभव आ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, I1P। कितना मान हो जाएगा बेटा इसका, I1P। तो बी ए से लेके बी वन तक क्या लिख सकता हूं मैं, I1P। इसी प्रकार से बी ए से लेके बी डी तक चलो, प्रवाहित धारा कितनी आ रही है, I2, और प्रतिरोध का मान कितना है, R। तो वही B बराबर IR में I के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, I2, और प्रतिरोध R है, वहां R के स्थान पर क्या रहेगा, प्रतिरोध R का मान कितना लिखा हुआ है, R। ठीक है। तो इधर बी ए से लेके बी सी तक का मान क्या हो जाएगा, I2R। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक बेटा। अब द्वितीय स्थिति ले लेते हैं। कौन सी स्थिति ले लेते हैं, द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में क्या हो गया, देखो अब दूसरी स्थिति में यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, बी से लेके ये सी बिंदु है सी तक की, और डी से लेके सी तक की, यानी बी से लेके सी तक का विभव समान होना चाहिए और डी से लेके सी तक का विभव समान होना चाहिए, इस वाली ब्रांच का और इस वाली ब्रांच का। तो द्वितीय स्थिति में बी से लेके बी सी तक समान होना चाहिए। तो बी से लेके कहां तक, बी सी तक का मान समान होना चाहिए किसके, बी डी से लेके बी सी तक, यानी कि इस वाली बी जो डीसी लाइन बन रही है, डीसी शाखा बन रही है इसमें। तो इसका मान क्या होना चाहिए, बीडी से लेके बीसी तक के मान के बराबर होना चाहिए। अब वही मान निकालो बेटा, कैसे निकलेगा, प्रतिरोध कितना है, Q, धारा कितनी है, I1। तो I की जगह पर तो क्या हो जाएगा, I1, और प्रतिरोध R की जगह पर क्या हो जाएगा, Q। तो B से लेके C तक का जो विभव है वो कितना आ गया, I1Q। क्या हो जाता है, I1Q। तो इसको लिख देता हूं I1Q, और बराबर ऐसे ही कहां निकालेंगे, D से लेके C तक में, ऐसे ही कहां निकालेंगे, D से C तक में। तो D से C तक में प्रतिरोध कितना आ रहा है, S, और धारा कितनी आ रही है, I2। तो धारा के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, I2, और प्रतिरोध के स्थान पर क्या हो जाएगा, S। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। अब कुछ नहीं करना भैया, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया, देखो I1P बटे I1R, और RHS में RHS कर देंगे तो I2 क्या हो गया, ऊपर अपने पास उल्टा लिख दिया, सॉरी, I1P बटे I1Q, इधर क्या हो गया, I2R बटे I2S। देखो I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, तो क्या बच गया अपने पास बेटा, P बटे Q बराबर R बटे S। क्या बच जाता बेटा, P बटे Q बराबर R बटे S। यह व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। यह क्या होता है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है।
इन चार प्रतिरोधों में से P, Q और R को ज्ञात प्रतिरोध लेते हैं, S को सामान्यतः अज्ञात प्रतिरोध लेते हैं। P, Q, R को कैसे लेते हैं बेटा? ज्ञात लेते हैं। और S को कैसा लेते हैं? अज्ञात लेते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है तो किसका मान निकालना पड़ेगा? S का। तो मैं लिख देता हूं अज्ञात प्रतिरोध के लिए, अज्ञात प्रतिरोध के लिए S का मान निकालना है तो बस कर देते हैं। PS बराबर क्या हो जाएगा? QR, और इससे S बराबर क्या आ जाएगा बेटा? QR बटे P। S बराबर क्या आ गया? QR बटे P। इस प्रकार से यह व्हीटस्टोन सेतु होता है। अब यहां दोबारा से मैं कंप्लीट बता रहा हूं। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे? चार प्रतिरोधों से निर्मित चतुर्भुजाकार उपकरण, वह चार प्रतिरोधों से निर्मित चतुर्भुजाकार उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु। इसकी खोज व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी बेटा? व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने। आगे इसी बात, बनावट। बनावट आपको चित्र के अनुसार लिखनी है। कैसे लिख सकते हैं? चित्र में दर्शाए अनुसार चतुर्भुज ए, वो बी, सी और डी। चित्र में चतुर्भुज दर्शा रखा है बेटा। तो चित्र में दर्शाए अनुसार चतुर्भुज ए, बी, सी, डी की चारों भुजाओं से प्रतिरोध P, Q, R और S को संयोजित किया गया है, जिसके A और C सिरे के मध्य में बैटरी और कुंजी को संयोजित किया जाता है तथा B और D सिरे के मध्य में धारा मापी और कुंजी K1 को संयोजित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह आपके सामने चित्र बना हुआ है। आगे आता है अपने पास क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या है बेटा? सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करेंगे। सर्वप्रथम कुंजी K को क्या करते हैं? ऑन। तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम कुंजी K को क्या करते हैं? ऑन। तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह धारा बिंदु A पर दो भागों में टूट जाती है। यह धारा बिंदु A पर कितने भागों में टूट जाती है? दो भागों में टूट जाती है। AB शाखा में धारा I1 और AD शाखा में धारा I2 प्रवाहित होती है। बेटा अब कुंजी K1 को ऑन करने से धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। वो आपको अभी बताया था किस प्रकार से होता है। धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसे शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित करने पर, शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित कर दिया जाए तो भैया BD शाखा में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति में व्यवस्थित करने पर BD शाखा में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव एक दूसरे के समान रहता है। बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव एक दूसरे के कैसे रहेगा? समान रहेगा। तब बिंदु B का विभव बराबर हम क्या लिख देते हैं? बिंदु D का विभव। अब यहां दो स्थितियां बनती हैं, एक तो LHS वाली हो गई और एक इस शाखा के RHS वाली हो गई। एक स्थिति तो कहां बन रही है? शाखा के LHS में, और एक स्थिति कहां बन रही है? शाखा के RHS में। तो LHS के लिए क्या हो गया? A से लेके B तक का विभव A से लेके D तक के विभव के समान होना चाहिए। ये लिखा है पहली स्थिति में, A से लेके B तक का विभव, A से लेके, ये C बिंदु गलत लिख दिया यहां पे, ये C बिंदु नहीं है बेटा, D बिंदु है। A से लेके D बिंदु, ये D बिंदु है ना, A से लेके D तक के विभव के समान होना चाहिए। तो A से लेके C में धारा I1 है, प्रतिरोध P है, तो क्या हो जाएगा विभव का मान? IR से I1P। ऐसे ही AD शाखा में धारा I2 है, प्रतिरोध R है, तो विभव का मान क्या हो जाएगा? I2R। दूसरी स्थिति में RHS ले लेते हैं, यानी B से लेके C तक का विभव और D से लेके C तक का विभव। तो दूसरी अवस्था में जब B से लेके C और D से लेके C पे लेके चले तो यहां पे धारा I1 है, प्रतिरोध Q है, तो विभव कितना हो जाएगा? I1Q। और यहां धारा I2 है, प्रतिरोध S है, तो विभव कितना हो जाएगा? I2S। दोनों अवस्थाएं ले ली, कुछ नहीं करना, दोनों अवस्था में एक दूसरे का क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। I1 से I1 और I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बच गया? P बटे Q बराबर R बटे S। यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था होती है, या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाती है।
4 प्रतिरोध हो गए, इनमें से किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़े तो इससे कर सकते हैं। सामान्यतः एस प्रतिरोध को अज्ञात लिया जाता है। सामान्यतः कौन से प्रतिरोध को अज्ञात लिया जाता है बेटा? एस को। तो एस का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बेटा, एक बार इसको देख सकते हो।